जय हो भारत देश। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा की रोशनी 24 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास में भारत शासन अधिनियम 1935 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे, जो आपकी आने वाली संविधान से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। 1935 अधिनियम से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को समझने से पहले इसके पूर्व के इतिहास को समझना अति आवश्यक है। आखिर इसे क्यों लाया गया और उस समय भारत की संवैधानिक स्थिति क्या थी, यानी इस अधिनियम को क्यों लाया गया और उस समय भारत की संवैधानिक स्थिति क्या थी। 1919 के अधिनियम में प्रावधान था, यानी 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार अधिनियम आया था, उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि इस अधिनियम की समीक्षा के लिए हर 10 वर्ष बाद एक आयोग गठित किया जाएगा। यानी 10 वर्ष बाद आयोग गठित करने का प्रावधान किसमें था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में था। लेकिन आगे क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। आगे क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन की असफलता, जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था उसकी असफलता और भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग को ध्यान में रखकर 10 वर्ष पूर्व ही, यानी 10 वर्ष पहले ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया, जिसे साइमन कमीशन भी कहा जाता है या साइमन आयोग भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, उसको समझते हैं। साइमन कमीशन को भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन करने के लिए और भारत में सरकारों को सिफारिश करने के लिए लाया गया। किसके लिए लाया गया साइमन कमीशन को? कि भारत में जो संवैधानिक सुधार है उसे का अध्ययन करने के लिए और भारत में जो सरकार है उनकी सिफारिशों को करने के लिए इसको लाया गया था। किसको? साइमन कमीशन को। आगे देखते हैं साइमन कमीशन से क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक, ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसे स्वायत्त आयोग की संज्ञा दी गई। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है किस आयोग को स्वायत्त आयोग कहा जाता है, तो विकल्प में साइमन कमीशन रहेगा, वही सही हो जाएगा। कौन कौन थे वो सदस्य? लॉर्ड बर्न, एडवर्ड के डगान, वर्नर हर्मसान, C.R. एटली, G.R. लाइनफॉक्स, हेम अर्ल कोना, ये 6 सदस्य थे। और 7वें थे सर जॉन साइमन, इसके जो कि अध्यक्ष थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। ये भी पूछा जाएगा कि साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 थे। अगर अध्यक्ष को छोड़कर पूछा जाए तो 6 सदस्य थे। चलिए आगे देखते हैं। इस साइमन कमीशन के विरोध में कांग्रेस ने भी अपना हाथ ऊपर किया। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन सन 1927 में हुआ। कब हुआ? कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन हो रहा था सन 1927 में, जिसकी अध्यक्षता यमन अंसारी कर रहे थे। ठीक, इन्होंने इस आयोग में भारतीयों को नहीं शामिल किया गया था, इस कारण इसका विरोध किया और आयोग का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया। यानी यमन अंसारी जो थे उस समय मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय नहीं शामिल किया गया है, हम इसका विरोध करते हैं और इस आयोग का पूर्ण बहिष्कार करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। यानी साइमन कमीशन का इतना विरोध हुआ, तब भी यह कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को कहाँ पहुंचा? मुंबई में पहुंचा। ठीक, 30 जून 1930 ईस्वी को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या प्रस्तुत की? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग का इतना विरोध हुआ, यानी साइमन कमीशन आयोग का इतना विरोध हुआ, किंतु आयोग की कुछ बातों को भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थान दिया गया। ठीक, चलिए कई बार परीक्षा में यह पूछ लिया जाएगा कि 30 जून 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी,
तो कब पेश की थी? तो 30 जून 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को पेश की थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार संवैधानिक मसविदा यानी संवैधानिक जो दस्तावेज है तैयार करने की चुनौती दिया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। यानी जो भारत सचिव उस समय से तत्कालिक कौन थे? बर्कोन हेड ने, इन्होंने जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे जितने नेता, उनको चुनौती दी कि आप जो है संविधान तैयार करिए, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार कर लिया? कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। और बर्कोन हेड की चुनौती के आधार पर कांग्रेस के पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति गठित की गई। कितने सदस्य थे नेहरू समिति में? 10 सदस्य थे। ठीक, मोतीलाल नेहरू ने 10 अगस्त 1928 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यानी जो मोतीलाल नेहरू समिति थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 10 अगस्त 1928 ईस्वी को प्रस्तुत की। परीक्षा में पूछा जाएगा कि मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, किस रिपोर्ट से जाना जाता है? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं नेहरू समिति के वे कौन कौन सदस्य थे। जैसे मोतीलाल नेहरू खुद इसके अध्यक्ष थे, जो कि कांग्रेस दल से थे। सुभाष चंद्र बोस भी इसके अध्यक्ष थे, कांग्रेस से थे, सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू सचिव थे इसके, कांग्रेस के। सर अली इमाम ये मुस्लिम लीग से थे। सुआब कुरैशी ये मुस्लिम लीग से थे। एस अड़े ये हिंदू महासभा से थे। आर जयकर ये हिंदू महासभा से थे। आर प्रधान हरिजन संघ से थे। सरदार मंगल सिंह ये सिख दल के थे। और तेज बहादुर सुप्रू, कौन? तेज बहादुर सुप्पू उदारवादी नेता थे। और एन जोशी श्रमिक संघ के थे। इतने जो है नेहरू जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष सदस्य थे। चलिए आगे देखते हैं। मोतीलाल नेहरू समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी? चलिए उसको देखते हैं। पहली सिफारिश इसकी थी कि औपनिवेशिक स्वराज्य। कैसा स्वराज्य होना चाहिए? औपनिवेशिक स्वराज्य। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दूसरी इसकी सिफारिश थी केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन। और तीसरी थी प्रांतीय स्वतंत्रता। और चौथी थी सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना। और अगली जो सिफारिश थी देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करना। ठीक, मौलिक अधिकार भी इनकी सिफारिश में शामिल था। ठीक, ये महत्वपूर्ण सिफारिशें थी किसकी? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट की जो है महत्वपूर्ण सिफारिशें थी। चलिए आगे देखते हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू के रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929 को पेश किए। यानी जो पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट पेश की गई उसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया और उन्होंने 14 सूत्री मांग रख दी है। कब? 29 मार्च 1929 को इन्होंने पेश किया, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने की बात की गई। हमने देखा था कि 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए जो है अलग से निर्वाचन पद्धति का जो है व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहाँ पंडित मोतीलाल नेहरू जो है अपनी रिपोर्ट में इसको समाप्त करने की बात कही, इसलिए जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया और 14 सूत्री मांग रखी। कब रखी? 29 मार्च 1929 को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्री मांग के बाद ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, क्योंकि उस समय सांप्रदायिक जो है स्थितियां भयावह हो गई, जिसके कारण जो है अंग्रेजों ने ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन को बुलाया, यानी एक बैठक बुलाया।
जब लंदन में बुलाया। कहाँ बुलाया? लंदन में। ठीक। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ और तीसरा 1932 में हुआ। बता दें ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी भाग लिए थे और पहले और तीसरे में नहीं भाग लिए थे। ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भी भाग लिया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने, किसने? अंग्रेजी हुकूमत ने नेहरू रिपोर्ट और मोहम्मद अली जिन्ना के मार्ग को ध्यान में रखते हुए सन 1933 ईस्वी में श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा तैयार की, जिस पर विचार करने के लिए, क्या? जिस पर विचार करने के लिए लिन लिथगो, उस समय कौन थे? लिन लिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति? संयुक्त समिति का गठन किया गया। संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार विधेयक संसद में 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 का रूप ले लिया। ये था 1935 अधिनियम कैसे बना उसका इतिहास था। यहाँ से भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जाएगा किस अधिनियम को अनुमति कब दी गई, तो 4 अगस्त 1935 ईस्वी को ब्रिटिश सम्राट द्वारा इसकी अनुमति दे दी गई, तभी यह रूप ले लिया भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में यह अंतिम तथा सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। यानी भारत के लिए जो तैयार संवैधानिक दस्तावेज था यह सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। ठीक, इसमें कुल 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी और 14 भाग थे। परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे। कुल कितनी अनुसूचियां थी? 10 अनुसूचियां थी। कुल कितने भाग थे? तो 14 भाग थे। ठीक, चलिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत वर्तमान में जो भारतीय संविधान है उस पर जो है 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। पर कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि किस अधिनियम का भारतीय संविधान पर ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो 1935 भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रस्तावना विहीन था। महत्वपूर्ण विशेषता है, यह एक ऐसा अधिनियम था जो कि इसकी प्रस्तावना नहीं थी। इसमें 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को जोड़ दिया गया था। ठीक, यानी प्रस्तावना विहीन अधिनियम कौन सा था? 1935 वाला था। 1935 अधिनियम के प्रमुख उपबंध एवं विशेषताएं क्या हैं? ठीक, इसकी पहली विशेषता यह थी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 कमिश्नरियों तथा उन देशी रियासतों से मिलकर होना था जो स्वेच्छा से इसमें शामिल हो, किंतु देशी रियासत संघ में शामिल नहीं हुई, इसलिए यह मूर्त रूप नहीं ले सका। ठीक, इस एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नर वाला जो क्षेत्र है और जो देशी रियासत है यह स्वेच्छा से शामिल हो सकती है, किंतु देशी रियासत ने इसमें भाग नहीं लिया और अखिल भारतीय संघ जो है मूर्त रूप नहीं ले पाया, यानी केवल प्रावधान ही बनकर रह गया, मूर्त रूप नहीं ले पाया। ठीक, चलिए इसकी अगली महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। कब लागू कर दी गई? 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रांतों में स्वशासन लागू कर दिया गया और प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दे दिया गया और केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, न कि गवर्नर जनरल के अधीन। ठीक, ये महत्वपूर्ण इसकी विशेषता थी। ठीक, प्रांतों में
स्वायत्तता कब लागू की गई? तो 1 अप्रैल 1937 को। यह 1935 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। चलिए आगे देखते हैं। सन 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन 1935 अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिए गए। यानी जो 1919 द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, उसे 1935 के अधिनियम द्वारा खत्म कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए तथा उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। एक तरफ तो समाप्त किया गया, लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा उसे केंद्र में लागू कर दिए गए, अर्थात केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनेगा कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू की गई। चलिए आगे देखते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा, किसके अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा दिल्ली में फेडरल, यानी इस फेडरल का मतलब संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे तथा अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। यानी कहने का मतलब जो दिल्ली में फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। उनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इंपॉर्टेंट है कि उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? सम्राट के द्वारा की जाएगी, जो दिल्ली में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं। संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 से प्रभावी हो गया। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनेगा कि संघीय न्यायालय कब प्रभावी हुआ, जो दिल्ली में गठित हुआ 1935 अधिनियम के द्वारा। तो 1 अक्टूबर 1937 से यह प्रभावी हो गया और इसे कौन कौन से अधिकार दे दिए गए? प्रारंभिक अपीली अधिकार दिया गया और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी दिया गया। इसे 2 अधिकार दे दिएगा। कौन? प्रारंभिक अपीली का और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार इसको दे दिए गए। किसको? जो दिल्ली में स्थित संघीय न्यायालय था। संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गोवेयर थे। यानी जो दिल्ली में संघीय न्यायालय बनाया गया था, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन? मॉरिस गोवेयर। तथा 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय थे। जो 6 अन्य न्यायाधीश थे उनमें 2 भारतीय थे। कौन कौन थे? जस्टिस M.R. जैकेब और जस्टिस M.S. सुल्तान। ये 2 भारतीय थे। महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया परीक्षा में कि संघीय न्यायालय में कौन 2 भारतीय थे? A-B करके दे देगा, C-D-E-F ऐसे करके दे देगा, तो उसमें विकल्प बनाया रहेगा कूट में करके। तो आपका जो जिस कूट में रहेगा जस्टिस M.R. जैकोब, जस्टिस M.S. सुल्तान, वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल में की जा सकती है। यानी जो संघीय न्यायालय अगर कोई अपना फैसला सुनाई है, यदि आपको लगता है कि वह फैसला गलत है, इसकी सुनवाई फिर से होनी चाहिए, उसके लिए आप अपील जो लंदन में स्थित है प्रीवी काउंसिल, वहां कर सकते हैं। ठीक ऐसी व्यवस्था 1935 के अधिनियम द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा कि केंद्रीय और प्रांतीय शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। और कितने सूचियों में बांटा गया? 3 सूचियों में इसे बांट दिया गया। संघ सूची, इसमें 59 विषय थे। प्रांतीय सूची, इसमें 54 विषय थे। समावर्ती सूची, इसमें 36 विषय थे। ठीक, यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनेगा कि जो 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय शक्तियों का विभाजन कर दिए गए 3 सूचियों में, संघ सूची में कितने विषय थे? 59 विषय थे। प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? 54 विषय थे। समावर्ती सूची में कितने विषय थे? 36 विषय थे। अपशिष्ट शक्तियां, जो अवशिष्ट शक्तियां थी, उसको लेकर यानी उसको सहित
कुछ आपातकालीन शक्तियां वायसराय के पास सौंपी गई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। ठीक, इस एक्ट के माध्यम से 1935 के माध्यम से 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया, जबकि 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। वह 6 प्रांत कौन थे? बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत मुंबई, मद्रास। यानी संयुक्त प्रांत जो आप उत्तर प्रदेश है वर्तमान में, इन्हीं 6 प्रांतों की स्थापना की गई। कैसे वह कैसा था? द्विसदनात्मक था, यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई इस एक्ट के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। सन 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की सहायता के लिए जो 15 सदस्यों वाली एक भारत परिषद, कौन? भारत परिषद की स्थापना की गई थी। किसकी? भारत परिषद की स्थापना की गई थी, उसे 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। महत्वपूर्ण विशेषता है, पूछा जाएगा परीक्षा में कि भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 1935 अधिनियम के द्वारा किया गया। यानी भारत परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा की गई थी, लेकिन इसे समाप्त किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 1935 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 प्रांत उड़ीसा और सिंध का निर्माण हुआ। ठीक, महत्वपूर्ण विशेषता है कि बर्मा को भारत से कब अलग किया गया, तो 1935 में किया गया, 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 1935 अधिनियम का विरोध कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भारतीय नरेशों द्वारा किया गया था। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, इसका विरोध कांग्रेस की थी, मुस्लिम लीग किया था और भारतीय नरेशों ने भी किया था। क्यों किया था? कारण यह था कि प्रांतों में स्वशासन की स्थापना केवल नाम भर की गई थी, नाम मात्र की गई थी, इसीलिए इसका विरोध कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय राजाओं द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मोतीलाल नेहरू कौन? मोतीलाल नेहरू ने 1935 अधिनियम का विरोध करते हुए लिखा है, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें इंजन नहीं है लेकिन ब्रेक बहुत है। किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने। किसके विषय में कहा था? 1935 अधिनियम के विषय में कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध करते हुए इन्होंने कहा कि यह पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा है। किसने कहा? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसको कहा? 1935 का जो एक्ट था उसे कहा। चलिए आगे देखते हैं। 1935 अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा। क्या कहा? गुलामी का अधिकार पत्र। किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 1935 के अधिनियम के अधीन फरवरी 1937 ईस्वी में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव हुआ। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव 1585 सीटों पर, यानी 1585 सीटों पर कराया गया, जिसमें कांग्रेस ने 711 सीटें जीतकर 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वह 5 प्रांत कौन थे? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और क्या किया? सरकार बनाई। मुंबई में बहुमत के करीब थी, यानी मुंबई में बहुमत के करीब थी, यानी 2 ही सीट केवल कम पा रही थी। वहां जो है इन्होंने अपनी सरकार बनाई। इस प्रकार कांग्रेस कुल 6 प्रांतों में सरकार बनाई।
कहने का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ने अपनी सरकार कितने प्रांतों में बनाई, तो 6 प्रांतों में बनाई। और अगर पूछा जाए कि कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार कुल कितने प्रांतों में बनाई, तो 5 प्रांतों में बनाई। मुंबई में बहुमत के करीब थी, 2 ही सीट कम पा रही थी, इधर उधर से ले ली अपना, उसको जो है अपने में एडजस्ट करके वहाँ सरकार बनाई। कुल मिला के 6 प्रांतों में सरकार बनाई। लेकिन पूर्ण बहुमत वाली सरकार पूछेगा तो 5 प्रांतों में बनाई। वह 5 प्रांत कौन थे? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत। चलिए आगे देखते हैं। सन 1937 ईस्वी में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। उसका चुनाव चिन्ह क्या था? पीला बक्सा था। क्योंकि कांग्रेस कई प्रांतों में सरकार बनाई, इसलिए उसका चुनाव चिन्ह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत और असम में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई। वहाँ थोड़ी बहुत सीटें आई, मिलजुल कर सरकार बनाई। कहा? पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत और असम के जो इलाके थे वहाँ कांग्रेस ने मिलीजुली सरकारें बनाई। पंजाब में यूनिस्ट यानी यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, मुस्लिम लीग ने इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 40 सीटें पाकर गठबंधन की सरकार बनाई। यानी जो बंगाल था वहाँ कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग ने सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पाई, तो सबसे ज़्यादा सीटें बंगाल में ही पाई, और बंगाल में पाकर कृषक प्रजा पार्टी से मिलकर यहाँ अपनी सरकार बनाई थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश अर्थात संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने गोविंद बल्लभ पंत को मुख्यमंत्री बनाया। यानी जो उत्तर प्रदेश में जो संयुक्त प्रांत था वहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनी पूर्ण बहुमत की। उसमें जो है मुख्यमंत्री कौन था, तो गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे। और विधि तथा न्याय यानी विधि तथा न्याय मंत्री कौन थे? KN काटजू। जबकि वित्त मंत्रालय रफ़ी अहमद किदवई को दिए गए। मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। न्याय मंत्री कौन थे? KN काटजू। और वित्त मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। कहाँ? संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश में। ठीक, ये सब कांग्रेस के थे। चलिए आगे देखते हैं। 28 माह शासन करने के बाद, कितना? 28 महीना शासन करने के बाद कांग्रेस ने अक्टूबर 1939 में, कब? 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों से सामूहिक त्याग पत्र दे दिया। कारण यह था कि बिना कांग्रेस की सहमति से भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया। यानी बिना कांग्रेस के पूछे ही भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया गया और उनसे वादा किया गया कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन दी नहीं गई, उसकी उपेक्षा की गई। क्या? कांग्रेस को दिलासा दिया गया कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन इसकी क्या की गई? उपेक्षा की गई। उपेक्षा का मतलब नहीं किया गया, इसे अनदेखा कर दिया गया। इसीलिए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। आगे क्या होता है? जब कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है तब मुस्लिम लीग, कौन? मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी साथ दिया था। ठीक, महत्वपूर्ण विशेषता है। उधर कांग्रेस त्यागपत्र दे रही है 8 प्रांतों में, तो उसके जस्ट नवंबर बीतने के बाद दिसंबर में 22 अक्टूबर को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। कब? 22 दिसंबर 1939 को। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस क्यों मनाया। क्यों? इसलिए मनाया क्योंकि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। ये भी पूछा जाएगा कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 22 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 22 दिसंबर को मनाया गया। ये भी पूछा जाएगा कि इसमें कौन साथ थे, यानी कौन साथ दिया। भीमराव अंबेडकर ने भी साथ दिया था। ठीक है, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न इतने बनेंगे
जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय